नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे की। आपको बताऊंगी कि कैसे कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हरियाणा हार गई। हरियाणा में कांग्रेस की हार का विलन कौन है? हरियाणा में हैट्रिक लगाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों कहा बटोगे तो कटोगे? साथ ही हरियाणा की हार ने कैसे राहुल गांधी के लिए झारखंड और महाराष्ट्र की टेंशन बढ़ा दी है। आज आपको पूरा विश्लेषण दिखाऊंगी। साथ ही आज इजराइल के जंग की तस्वीर भी होगी आपके सामने। कैसे इजराइल के नॉन स्टॉप स्ट्राइक से लेबनान त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है। लेकिन सबसे पहले बात राहुल की हार पर इंडी में टकरार और मचे हुए इस घमासान की। जी हां, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उनकी चर्चा अभी भी जारी है। हरियाणा चुनाव में फाइट कितनी टाइट है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि केवल 5 सीटें ही ऐसी रही जहां जीत और हार का अंतर 50,000 से ज्यादा रहा, जबकि 19 सीटों पर और हार और जीत का फैसला 5,000 से भी कम वोटों से हुआ है। ऐसे में हर कोई इस बात पर चर्चा कर रहा है कि हरियाणा में ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी जीतते जीतते हार गई, और मोदी की वो कौन सी रणनीति रही जिसकी वजह से बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगा दी। इसका पूरा विश्लेषण होगा आपके सामने, लेकिन पहले आपको एक अपडेट दे दूं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई। 12 अक्टूबर को नायब सैनी की ताजपोशी होगी। विजयदशमी के दिन वो दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले आज नायब सैनी दिल्ली पहुंचे और पार्टी के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई और नई सरकार के गठन पर चर्चा हुई। हरियाणा में कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, इस पर जो भी अपडेट आएगा वो सबसे पहले मैं आपको दूंगी। लेकिन हरियाणा के रिजल्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का जो कहना है वो सुनना चाहिए। हरियाणा ने देश के मूड और मिजाज को कैसे तय किया, आप सुनिए। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा के दलित वर्ग ने बीजेपी को रिकॉर्ड समर्थन दिया है। हरियाणा के ओबीसी बीजेपी के विकास कार्यों को देखकर उसके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जनता को गुमराह करने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने झूठ फैलाया था। लेकिन जहां हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में माहौल था, वो जज्बात कैसे बदल गए? प्रधानमंत्री मोदी का वो नायाब फॉर्मूला क्या है जिसकी वजह से हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ गया? आइए वो आपको बताती हूं। हरियाणा में हैट्रिक का वो नायाब फॉर्मूला क्या है? ये इतना आसान नहीं था। वो तो नरेंद्र मोदी का मैजिक ही है जिसने कांग्रेस के पंजे से जीत को खींच लिया। लेकिन मोदी ने साल भर पहले से ही इसकी तैयारी करनी शुरू कर दी थी। हरियाणा चुनाव से 8 महीने पहले सीएम बदल देना, ये इसी की एक शुरुआत थी। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए उनकी जगह नायब सिंह सैनी को ये कमान संभालने को सौंप दी, और इसका इंपैक्ट क्या हुआ वो देखिए। ओबीसी वोट बैंक को साधने में बीजेपी सफल रही। अपने इस प्रयोग ने कमाल दिखा दिया। फॉर्मूला नंबर 2 ये रहा,
नॉन परफॉर्मर से पार्टी ने किनारा कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मंत्री समेत 14 एमएलए के टिकट काट दिए। बड़ी हाई तौबा मची थी। अलग अलग विश्लेषकों ने यह भी कहा था कि यह क्यों किया जा रहा है, ये नाराजगी भारी पड़ेगी, लेकिन उसका इंपैक्ट ये हुआ 14 नए चेहरों में से 12 चुनाव जीते हैं। साथ ही हारने वालों पर मोदी ने दांव ही नहीं लगाया। 2019 में हारने वाले 23 चेहरों को बदल दिया, जिसमें से 12 चुनाव जीत गए। अब फॉर्मूला नंबर 4 क्या है वो भी आप देखिए। फॉर्मूला नंबर 4, दलित वोटर्स को लुभाया। ऐसी सीटों पर जिससे स्ट्राइक बढ़ा, पार्टी ये समझाने में कामयाब रही कि ये दलितों की भी पार्टी है, उतनी ही जितनी जाटों की पार्टी है, जितनी ओबीसी की पार्टी है। और इंपैक्ट ये हुआ कि 17 में से 8 सीट जीतने में पार्टी कामयाब रही। इतना ही नहीं, मोदी ने जब चुनाव प्रचार किया तो वो एग्रेशन नहीं दिखाया, शांत होकर अपने गुस्से को पीकर जनता से ये तीसरी बार आशीर्वाद हासिल किया। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार ये सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता पाने के लिए हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटने की रणनीति पर काम करती है और यही काम वो करती आई है। दरअसल कांग्रेस ने जिन मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया, चाहे वो नूह का हो या फिर फिरोजपुर झिरका का, वहां कांग्रेस की कैंडिडेट प्रचंड बहुमत से जीते। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने हरियाणा में इस बार किसानों का मुद्दा बनाते हुए जाट वोटर्स पर दांव लगाया और इसी की वजह से इस बार नॉन जाट वोटर्स बीजेपी के साथ चले गए। इसकी वजह से बीजेपी को पिछली बार से भी ज्यादा सीटें मिली और कांग्रेस जीते जीते रह गई। कैसे, वो आप देखिए। अब 48 सीटें बीजेपी के पास आई और 37 सीटें कांग्रेस पार्टी। अब स्ट्राइक रेट क्या रहा बीजेपी का? 53% रहा, वहीं कांग्रेस का 41%। बीजेपी 26 सीट रिटेन करने में कामयाब रही, 14 हालांकि गंवा दी। वहीं कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस देखिए, 15 सीट बचाई लेकिन 16 सीट गंवा दी। तीसरी बार चुनाव जीतना तो दूर, इस आंकड़े तक पहुंचना भी इससे पहले की पार्टी इसके लिए बड़ा नामुमकिन रहा। कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना, यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। जिस कांग्रेस ने इतने वर्षों तक देश पर राज किया, वो सत्ता में वापसी के लिए इतनी बेचैन है कि हर रोज
नफरत की राजनीति कर रही है। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी के नेता भी बेबस हैं, असहाय है कि उनकी इस पार्टी की क्या स्थिति हो गई है। कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली है। कांग्रेस नफरत फैलाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री बनने वाली है। ये गांधी जी ने आजादी के बाद ही समझ लिया था। इसलिए ही गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। कांग्रेस खुद खत्म नहीं हुई, लेकिन आज देश को खत्म करने पर तुली हुई है। हरियाणा में पिछले 10 साल से कांग्रेस पार्टी वापसी का इंतजार कर रही थी। किसान हो, पहलवान हो, कई सारे मुद्दे ऐसे थे जो कांग्रेस पार्टी के पास थे। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कही जा रही थी। तो आखिर ऐसे में कांग्रेस की वापसी क्यों नहीं हो पाई, इसकी वजह आपको बताती हूं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है खुद अपनी गुटबाजी से। एक गुट भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था, दूसरा कुमारी शैलजा का था और तीसरा रणदीप सुरजेवाला का था। जाट वोट के साथ साथ हुड्डा कॉन्फिडेंट थे। आला कमान ने भी एक तरह से हुड्डा को फ्री हैंड दे दिया था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थी। लेकिन माइक्रो मैनेजमेंट करने में कांग्रेस फेल हो गई। इतना ही नहीं, हुड्डा ने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिला दिए। हुड्डा की वजह से चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट हो गया और इसका फायदा बीजेपी को मिल गया। केंद्र व राज्य सरकार की भी किसान विरोधी रही नीतियों व कार्यशैली आदि से कतई भी खुश नहीं रहे हैं और अभी भी खुश नहीं हैं, जिसकी खास वजह से ही बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट समाज का वोट भी इनकी इस लड़ाई में अधिकांश बीजेपी को ही चला गया, जिससे यहाँ बीजेपी को फिर से अपनी सरकार बनाने का मौका मिल गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार हरियाणा प्रदेश का ये चुनाव जाट व गैर जाट समाज में ही बंटकर रह गया। हरियाणा का रिजल्ट आने के करीब 24 घंटे के बाद राहुल गांधी का पहला रिएक्शन भी सामने आया है। उन्होंने हरियाणा के नतीजों को अप्रत्याशित बताया है। राहुल गांधी का कहना यह है कि वे हरियाणा के अप्रत्याशित नतीजे का विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने नतीजों के लिए तंत्र के दुरुपयोग वाले नैरेटिव को भी दोहराया है। उन्होंने कहा कि अनेक विधानसभा क्षेत्रों से आ रही जो शिकायतें हैं उसे वो चुनाव आयोग को पहुंचाएंगे। राहुल गांधी भले ही गड़बड़ियों का आरोप लगाकर हरियाणा में हार का बहाना तलाश रहे हों, लेकिन हार की असल वजह तो उनकी गुटबाजी ही है। दरअसल कांग्रेस ने जाट वोट बैंक के लिए हुड्डा को कांग्रेस ने प्रोजेक्ट कर दिया। कांग्रेस में अघोषित रूप से हुड्डा सीएम पद के दावेदार थे और इसी की वजह से शैलजा गुट नाराज हो गया। कुमारी शैलजा दलित समुदाय से आती हैं और इसका असर दलित वोटर्स पर भी पड़ा, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। तभी तो कुमारी शैलजा का कहना है कि चुनाव में तालमेल नहीं रखा गया। पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। देखो, कोई भी प्रजातांत्रिक पार्टी होगी, लोकतांत्रिक पार्टी होगी, मतभेद स्वाभाविक हो सकते हैं, लेकिन मनभेद किसी का नहीं था। सवाल उठाया है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं था, तालमेल नहीं रखा गया था प्रॉपर। कुमारी शैलजा ने कहा है कोऑर्डिनेशन रखना किसका काम है? सबका काम है कोऑर्डिनेशन। कौन सा कोऑर्डिनेशन का मतलब की बात जब आप कर रहे हैं तो क्या आप ईवीएम की ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि आपकी
ऐसा नहीं है कि कुमारी शैलजा का ये बयान नतीजा सामने आने के बाद ही आया है। चुनाव प्रचार के दौरान भी कुमारी शैलजा काफी दिनों तक उन्होंने प्रचार से दूरी बनाए रखी। हालांकि बाद में राहुल गांधी जब हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो मंच की एक वो तस्वीर भी आपको याद होगी जिसमें उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा दोनों का एक एक हाथ थामा और ये दिखाने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक है, सब सामान्य है। लेकिन तब तक बीजेपी ने दलितों के वोट में सेंध लगा दी थी। हरियाणा में दलितों के लिए 17 रिजर्व्ड सीटें हैं, जिसकी तस्वीर अब मैं आपको आंकड़ों की जुबानी समझा रही हूं। कांग्रेस को सिर्फ एक सीट का इजाफा हुआ क्योंकि बीजेपी को 4 सीटों का फायदा हुआ है। 2019 में 7 सीट जीतने वाली कांग्रेस केवल 8 सीट ही जीत पाई, जबकि 2019 में 4 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का इजाफा हुआ, यानी कि यह आंकड़ा 8 पर आ गया। बीजेपी 8 सीटें जीत गई, यानी 100% का फायदा था। हरियाणा में दलित वोट तो करीब करीब दोनों में बराबर बच गए, लेकिन जाट और गैर जाट की लड़ाई ने बीजेपी को जिता दिया। हमारे साथ शमशेर सिंह गोगी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे हरियाणा विधानसभा चुनाव में आसन सीट से और 2302 वोटों से महज इनकी हार हुई। लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस बार बागियों का भी एक फैक्टर रहा और बाकी तमाम फैक्टर्स भी रहे, जिसकी वजह से कांग्रेस के कई नेता मानते हैं कि चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी। अब गोगी साहब से पूछेंगे, गोगी साहब क्या लगता है क्यों हार हुई पूरे राज्य में? क्या बागी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर था? आपकी सीट पर भी ये फैक्टर चला? नहीं, हमारे यहाँ बागी तो नहीं था कांग्रेस का कोई, लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग बीजेपी का काम कर रहे थे। कौन लोग हैं? कांग्रेस के ही लोग थे, टिकटें मांग रहे थे और जब टिकट नहीं मिली तो फिर जाके बीजेपी की सपोर्ट में मंड गए। तो ये किसकी हाथ के पंजे को वो कैंडिडेट नहीं मानते, उनको तो सिर्फ इतना है भी हमें टिकट दे दो। कभी कोई किसी पार्टी से आता है, कभी किसी से, फिर टिकट मांगते हैं। जब नाराज हो जाओ टिकट ना मिलने से, फिर दूसरी पार्टी की सपोर्ट में चले जाओ। किसकी हार है गोगी साहब ये हरियाणा में? क्यों हारी कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस कहाँ आ रही है? यहाँ तो जो आदमी, ये तो बापू बेटे के अंडर इलेक्शन हो रहा था। कांग्रेस का तो इलेक्शन नहीं, कांग्रेस लीडरशिप में कहाँ सामंजस्य? कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर थे उनको कहीं, बापू बेटा मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह लड़का वही थे। प्रदेश अध्यक्ष का भी कोई रोल नहीं था उसमें। तो जो लड़ेगा जिम्मेदारी भी उसी की, यानी पूरी जिम्मेदारी बापू बेटा की। जब इलेक्शन पूरा उनके हाथ में था, सब कुछ वही कर रहे थे, तो उन्हीं की जिम्मेदारी। और नेताओं का कोई, अब कुछ लोग कहते हैं कि शैलजा जी बहुत लेट चुनाव से उतरी, रणदीप जी अपने इलाके से बाहर नहीं गए इसलिए हार गए। जब उनको अहमियत ही नहीं दी जाएगी तो कहाँ जाएंगे वो? उनको किसने बुलाया, कब नहीं गई? जब बुलाया जब गई। हमने असंध में बुलाया, वो आई, नॉमिनेशन करवाने भी गई। अगर कोई बुलाएगा ही नहीं, लोगों को यही कह दिया जाएगा भी किसी को बुलाना मत, हम ही कर देंगे सब कुछ। असली बात तो इन्होंने बोल दी। अब जिन कमजोरियों की वजह से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारी, बीजेपी ने उसी दरअसल अपना हथियार बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने हैट्रिक का प्लान पहले ही तैयार करके रखा था। अब प्रधानमंत्री मोदी ने जाट वोटर्स की काट के लिए जाटव को साधा। वो जाटव जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से छिटक गए थे, वो हरियाणा में उन्होंने दोबारा साथ लिए। साथ ही डीएससी जो कि 14% है, यानी कि डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, वंचित अनुसूचित जाति जिन्हें कहा जाता है, उसने भी बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया। 10% जाटवों का एक मुश्त वोट पड़ा है। गैर जाट की ताकत यानी कि 44% गैर जाट वोटर्स का साथ बीजेपी को मिला, जिसने बीजेपी की नैया पार लगा दी, जीत की तरफ पहुंचा दिया। ये जाति का गणित है, वंचित अनुसूचित जाति का साथ जो कि 14%, इसे खट्टर सरकार के दौरान तैयार किया गया था। ये डीएससी वोट एक तरफा बीजेपी को मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है। और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को
इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। देखिए, जो ईवीएम के ऊपर सवाल उठाने वाले लोग हैं, मैंने 4 रोज पहले कहा था, जो यहाँ पर सर्वे की रिपोर्ट आ रही थी, उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में माहौल था। कांग्रेस इस प्रकार का वातावरण बना रही थी, झूठ का बवंडर खड़ा कर रही थी कि हम सत्ता के अंदर आ गए हैं। और मैंने बार बार इस बात को कहा, मेरी कोई भी बाइट आपने देखी होगी, सुनी होगी, मैंने ये बात कही है कि हमने इतना काम किया है पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के अंदर तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। और वो साबित हरियाणा के लोगों ने कर दिया है। वो जो सर्वे की रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट को आप लोगों के सामने है। हरियाणा की हार के बाद राहुल गांधी पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। सवाल सहयोगी पार्टी ने ही उठाना शुरू किए हैं। सहयोगी पार्टियों का कहना है कि बीजेपी के साथ सीधी फाइट में कांग्रेस कभी जीती ही नहीं। दरअसल हरियाणा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सीधी फाइट हुई है। इसमें 5 में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। केवल हिमाचल ही एक ऐसा राज्य रहा जहां पर कांग्रेस को जीत मिली है। इसे लेकर भी अब सहयोगी पार्टी अटैकिंग मोड में है। आप देखिए, मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ा मौका था, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस पार्टी चूक गई। अब इसलिए इंडिया अलायंस के बीच में भी कांग्रेस के ऊपर दबाव लगातार बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190, 50-50 नहीं, 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया आघाड़ी के, इंडिया गठबंधन के पास, और दूसरा आया बीजेपी के पास। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में इंडिया आघाड़ी का जो है, वहां कांग्रेस उनके साथ और भी होती है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। और कांग्रेस तो जीत रही थी, ऐसी कोई व्यक्ति नहीं मुझे मिली देश में कि जो बोल रही थी, या पत्रकार हो या सर्वे की तो बात नहीं करूंगा कि बीजेपी आ रही है, लेकिन बीजेपी आ गई। उनकी एक यंत्रणा है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक मैनेजमेंट है, उनको मानना पड़ेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव हार का साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। शिवसेना सवाल उठा ही रही है और इसका असर अब महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हुई है। साथ ही अब सहयोगी पार्टियों ने एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव की भी रणनीति शुरू कर दी है। कैसे, वो आपको बताती हूं। सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी की ही बात कर ले। कांग्रेस पर अटैकिंग मोड में है। आपका कहना यह है कि अगर साथ चलते तो कुछ और बात होती, यानी अगर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के बीच में गठबंधन की कोई एक ऐसी कड़ी जुड़ जाती तो शायद नतीजे में कुछ और रिफ्लेक्ट होता। अब देखिए, शेरो शायरी में बात होने लगी। हमारी हसरत का ख्याल रखते तो अलग शाम होती, अगर साथ साथ चलते तो कुछ और बात होती। ये बात इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोट शेयर में सिर्फ 0.85% का ही अंतर था, यानी 1% का भी पूरा अंतर नहीं था। जबकि आम आदमी पार्टी के पास 1% से ज्यादा वोट था। इतना ही नहीं, 5 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा वोट
आम आदमी पार्टी को मिले। आपको हरियाणा की वो 5 सीटें और उसका वोट मीटर मैं दिखा रही हूं जिन पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने सीधे डैमेज किया। सबसे पहले देखिए उचाना कला, यहां पर कांग्रेस पार्टी का हार का मार्जिन मात्र 32 था। मात्र 32 वोटों से कांग्रेस पार्टी हारी और आम आदमी पार्टी को 2495 वोट मिले। हो सकता था ये अलायंस होता तो यहां पर तस्वीर अलग होती। असंध में 2306 वोटों से कांग्रेस की हार हुई। यहां आम आदमी पार्टी को 4290 वोट मिले थे। डबवाली में देखिए 6606 वोट मिले आम आदमी पार्टी को और कांग्रेस पार्टी कितने वोटों से चुनाव हारी? यहां पर मात्र 610 वोट इसे और चाहिए थे। अगर ये वोट वहां जुड़ जाते तस्वीर अलग होती। ठीक उसी तरीके से दादरी कहें या महेंद्रगढ़ कहें, तस्वीरें कुछ अलग थी। केवल आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि कांग्रेस के दूसरे सहयोगी भी कांग्रेस को नसीहत देने में पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जहां अहंकार छोड़ने की बात कही है तो वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सलाह दी कि कांग्रेस को अब रणनीति पर मंथन करने की जरूरत है क्योंकि सीधी फाइट में वो बीजेपी से हार जाती है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की सहयोगी रही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी मंथन करने की सलाह दी। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले ही से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत, मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। मतलब यह है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी से लेकर शिवसेना तक अब कांग्रेस पर सभी हमलावर है। प्रेशर टैक्टिक्स का खेल शुरू हो चुका है। तभी तो महाराष्ट्र में एक और सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन रही है तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की पार्टी ने भावी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। दादर में शिवसेना भवन के ठीक सामने बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए हैं जिसमें साफ लिखा है भावी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। ये पोस्टर शिवसेना के सचिव और आदित्य ठाकरे के करीबी साईनाथ दुर्गे की ओर से लगाए गए हैं। ये दबाव नहीं तो और क्या है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। हरियाणा में कांग्रेस की हार पर संजय राउत के बयान पर नाना पटोले ने पलटवार किया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना उचित नहीं है। कोई भी हरियाणा और महाराष्ट्र ये दोनों राज्यों की राजकीय भूमिका अलग है। महाराष्ट्र में शाहू फुले अम्बेडकर विचारधारा है और महाराष्ट्र लोकसभा में भी जिस तरह से प्रदर्शन यहाँ पर हमारा हुआ था उससे अच्छा बेहतर प्रदर्शन हमारा महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में होगा। महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं है। अब वो कौन से आधार पे लिखने का करके लिखा है हमें क्या पता, लेकिन आज बिल्कुल चर्चा होगी और बिल्कुल चर्चा करेंगे क्योंकि सार्वजनिक रूप में इस तरह से अलायंस को ये एलिगेशन नहीं लगा सकते। ये हमारी भूमिका है, बिल्कुल हम आज चर्चा करें। कांग्रेस की स्ट्राइक रेट पर ओवैसी ने सवाल उठाए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी को हारने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी गंवा दी है। कांग्रेस की अंदरूनी कलह ने कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहां पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही है। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहां से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर। आम आदमी पार्टी और शिवसेना उबाठा ही नहीं बल्कि अखिलेश यादव की पार्टी भी कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कल हरियाणा चुनाव के नतीजे में कांग्रेस की हार हुई। आज समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाली 10 सीटों के उपचुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। समाजवादी पार्टी ने करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है तो वहीं कटेहरी से शोभावती वर्मा को मैदान में उतार दिया है।
कांग्रेस को बिना बताए समाजवादी पार्टी ने लिफ्ट जारी की तो बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने इसे कांग्रेस का अपमान बताया। दयाशंकर सिंह ने कांग्रेस सपा के अलायंस को स्वार्थ का गठबंधन बताया। उत्तर प्रदेश में 10 सीट्स पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं। जैसे जो समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों का ऐलान कर दिया, जबकि कांग्रेस जो है 5 सीट मांग रही थी गठबंधन में। देखिए, वो 5 सीट कांग्रेस मांग रही थी। कांग्रेस से तो पूछा भी नहीं समाजवादी पार्टी ने। इससे ज्यादा अपमान कांग्रेस के लिए क्या हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी इस देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक शासन किया और उसकी एक गठबंधन सहयोगी दल उससे बिना पूछे प्रत्याशी घोषित कर दे रहा है, तो ये कांग्रेस का इससे बड़ा कोई अपमान नहीं हो सकता है। और जहाँ तक हम लोग ये समझते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये स्वार्थ का गठबंधन था, इन लोगों का नेचुरल गठबंधन नहीं था और एक स्वार्थ के कारण अखिलेश जी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। ये लंबे समय तक नहीं चल सकता। लेकिन जैसे हमने अभी लोकसभा चुनाव में देखा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बहुत ज्यादा फायदा हुआ उन लोगों को और बीजेपी को बड़ा नुकसान हुआ। तो अगर उपचुनाव में भी ये अलायंस रहता है तो आप इसका उपचुनाव में क्या असर देखते हैं? नहीं, देखिए, ये इससे उनको जो है फायदा नहीं हुआ। भारत में 2 राज्यों के सियासी युद्ध के नतीजों के बाद अब बात होगी मिडिल ईस्ट में महायुद्ध के काउंटडाउन की। इजराइल ना रुकने का नाम ले रहा है और ना थमने का नाम ले रहा है और ना ही थकने का नाम ले रहा है। इजराइल लेबनान में हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को खोज कर टारगेट कर रहा है। इधर ईरान इजराइल के काउंटर अटैक को लेकर लगातार टेंशन में है। सबसे पहले इस समय मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, मौजूदा हालात क्या हैं, वो आपको बता दूं। लेबनान में इजरायली हमले के बीच हिजबुल्लाह ने सीज फायर की मांग की है। हिजबुल्लाह ने पिछले साल 8 अक्टूबर को हमास का साथ देते हुए इजराइल पर हवाई हमला शुरू किया था। इससे पहले हिजबुल्लाह ये कहता रहा है कि वो इजराइल में हमले तभी रोकेगा जब गाजा में सीज फायर होगा। बेरूत में इजराइल के नॉन स्टॉप एयर स्ट्राइक जारी है। हिजबुल्लाह के एक ठिकाने को इजराइल तबाह करता जा रहा है। इजराइल की ग्राउंड फोर्स भी साउथ लेबनान में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। गाजा में भी इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका की नजर इजराइल के हर एक्शन पर है। अमेरिका ने ईरान से सीज फायर को लेकर बातचीत शुरू कर दी है। नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने लेबनान में हमले और तेज कर दिए हैं। बेरूत में जैसे ही रात होती है, इजराइल के फाइटर जेट्स बम बरसाना शुरू कर देते हैं। बेरूत में इजराइल की लेटेस्ट एयर स्ट्राइक की तस्वीरें आपके सामने रख रही हूं। इजरायली एयरफोर्स हिजबुल्लाह के ठिकानों पर पिन पॉइंट टारगेट कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इजराइल के फाइटर जेट्स के हमले के बाद आग और उसके धुएं का गुबार नजर आ रहा है। इजराइल केवल हवा से ही नहीं बल्कि ग्राउंड पर भी हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। तस्वीरें साउथ लेबनान के है जहां पर इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। तस्वीरों में आप देखिए लेबनान के अंदर इजराइल के आईडीएफ मौजूद है, उसके टैंक दौड़ रहे हैं। इजरायली सैनिक धीरे धीरे हिजबुल्लाह के ठिकानों की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इजराइल के सैनिकों को हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा मिल रहा है। हिजबुल्लाह के रॉकेट नजर आ रहे हैं जिन्हें इजराइल की सेना अपने कब्जे में लेते आगे बढ़ रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ एक्शन से हिजबुल्लाह बैकफुट पर आ गया है, डर बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्लाह 8 अक्टूबर 2023 से इजराइल के खिलाफ हमास का साथ दे रहा है। इजराइल पर हमले की बरसी के मौके पर हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने कल भाषण दिया और कहा कि वो सीज फायर के लिए लेबनान संसद अध्यक्ष नबी वेरी की कोशिशों का समर्थन करते हैं। एक बार सीज फायर हो जाए तो फिर बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी। हिजबुल्लाह पहले ये कहता आ रहा है कि इजराइल पर वो हमले नहीं रोकेगा जब तक कि गाजा में सीज फायर नहीं होता, लेकिन इजराइल ने जो खौफनाक बदला लिया है, अब हिजबुल्लाह यू टर्न लेने पर मजबूर है। हिजबुल्लाह ने यूं ही यू टर्न नहीं लिया है। आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं जो इसे समझने के लिए जरूरी है। आखिर हिजबुल्लाह सीज फायर के बाद क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि लेबनान में अब इजराइल के झंडे लहरा रहे हैं। कई जगह ऐसे हैं जहां पर लेबनान के मारुत अल रास की ही बात कर ले, जहां ईरान गार्डन पार्क के खंडरों का वीडियो सामने आया है।
साउथ लेबनान में इजरायली सेना धीरे धीरे हिजबुल्लाह के लड़ाकों का खात्मा करके आगे बढ़ रही है। इजरायली सेना दावा यह कर रही है कि उसने मारून अल राफ क्षेत्र में हिजबुल्लाह के इलाके पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इजरायल रात में बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट करता है और दूसरे दिन तक उसके हमले का सबूत नजर आने लगता है। ये बेरूत से आई हुई कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। इजरायल के एयर स्ट्राइक में तबाह हिजबुल्लाह के ठिकानों से कई घंटे तक धुआं उठता नजर आया। बेरूत में ऊंची ऊंची इमारतों के बीच इजरायल हिजबुल्लाह लड़ाकों की पोजीशन खोजकर स्ट्राइक कर रहा है। इजरायल एक साथ लेबनान में हिजबुल्लाह और हमास में गाजा को टारगेट कर रहा है। आज सुबह से ही इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में एयर स्ट्राइक की। इजरायल के हमले में 20 लोगों की मौत हो गई। उत्तरी गाजा में तो एक ही परिवार के 9 लोग मारे गए। बताया जा रहा है कि नुसीरत रिफ्यूजी कैंप के पास हमले में भी 4 लोगों की मौत हुई है। नेतन्याहू एक बार फिर लेबनान को वार्निंग दे रहा है। This is a message to the people of Lebanon. Do you remember when your country was called the Pearl of the Middle East? I do. So what happened to Lebanon? A gang of tyrants and terrorists destroyed it. You have an opportunity that hasn't existed in decades. An opportunity to take care of the future of your children and grandchildren. You have an opportunity to save Lebanon before it falls into the abyss of a long war that will lead to destruction and suffering like we see in Gaza. नेतन्याहू को आपने सुना, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अब लेबनान ने हिजबुल्लाह का साथ नहीं छोड़ा तो इजरायल लेबनान को भी गाजा की तरह खंडहर बना देगा। ये तस्वीरें नेतन्याहू की चेतावनी की कितनी सीरियस गवाही है वो आप समझें। लेबनान से सटे हुए बॉर्डर पर इजरायल ने एक बड़ा टैंक दस्ता तैयार करके स्टैंड बाय मोड पर रखा है। आधुनिक हथियारों से लैस इजरायली सैनिक बस नेतन्याहू के कमांड का इंतजार कर रहे हैं और कमांड मिलते ही ये धावा बोल देंगे। अब तय हिजबुल्लाह को करना है, तय ईरान को करना है कि क्या वो इस जंग को यहीं रोकना चाहता है या ये जंग जारी रहेगी।